हेलो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है ग्रेविटेशन, इसमें क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, वेट के बारे में, मास के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक मैंने चैप्टर नंबर 8 और 9 की वीडियो अपलोड कर दी है। चैप्टर नंबर 8 था मोशन के बारे में पढ़ना, कि पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का मेरा टॉपिक है ग्रेविटेशन, जो ऑटोमेटिकली ये चैप्टर नंबर 10 है। एक तरीके से दो पोर्शन है अलग अलग। एक पहला पोर्शन ग्रेविटेशन का है, दूसरा फ्लूइड का है, जहां अब थ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। दोनों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो मैं जितेंद्र तिवारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस, जिससे मैं आप सब लोगों के पास, आप सब बच्चों के पास ये सारी वीडियो आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए पहुंचाता रहेगा। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारे आसपास जो सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं उनसे काफ़ी रिलेटेड भी है और बहुत आसान भी है। कई बार मैं कुछ चीज़ें बात करने वाला हूँ जो डिस्कशन के बारे में, ओरिजिनेट के बारे में। कई बार हमने देखा होगा कि अर्थ ईच एंड एवरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या जितनी भी टू और मोर देन टू बॉडीज क्या होती है, बॉडीज होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टोन ऊपर की तरफ उछाल दूँ, आप कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी, स्टोन है, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बट एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद वो वापस अपनी तरफ अर्थ की तरफ आ जाती है। सोचा कभी कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, इन सब के बारे में सोचने वाली बात है। फिर एक दूसरा है मून, भी आपने देखा होगा नाइट के टाइम में मून भी ट्रेवल करता रहता, काफी हाइट पर है, और मून कभी तक नहीं है। मून क्या हुआ, अब तक नहीं आया, अब तक नहीं गिरा। जब कोई भी पार्टिकल आपने ऊपर छोड़ा और वो नीचे आ गया, तो क्या है, क्यों मसले हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। कंसेप्ट पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे, और नोटबुक निकाल लीजिएगा, सारी चीजों को नोट करते हुए जाना है। बहुत आसान रहेगा नोटबुक से पढ़ने में। ओके, आपके पास नोट्स प्रिपेयर होंगे, फिर भी नहीं तो आपको ऑलरेडी नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए होंगे किसी भी तरीके से। ओके बेटा, तो जो पार्टिकल है, तो अर्थ, जो भी हमारा जो फील्ड यूनिवर्स के अंदर टू और मोर देन टू बॉडीज होती है, पार्टिकल्स होते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, जब पार्टिकल आपने थ्रो किया, आपने फोर्स अप्लाई किया, तो वो जितना मैक्सिमम आपने एनर्जी उसको सप्लाई की, वो एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर वो क्या हुआ, उसकी एनर्जी फिनिश हो गई। अब जो एनर्जी, चूंकि अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, तो अब उसने अपनी तरफ उसको खींचा, जब एनर्जी क्या हुई, लॉस हो गई। एट हाईएस्ट पोजीशन, एट मैक्सिमम पोजीशन पे उसकी एनर्जी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी आपने प्रोवाइड कराई थी, वो फिनिश हो तो पूरी पोटेंशियल में चली गई। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो भी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब वो पोटेंशियल एनर्जी हुई, तो अर्थ ईच एंड एवरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो नीचे की तरफ आ गई। इन सब के बारे में एक बड़ा, ये सारी चीज़ें क्या हुई, एक दूसरे के रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। तो इन सब के बारे में जो डिस्कस किया था सर आइजैक न्यूटन ने किया था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक उनके बारे में डिस्कशन आता है कि वो एक बार टेल की जो ट्री था, वो मैंगो एप्पल ट्री था, एप्पल ट्री के नीचे लेटे हुए थे। तो एक बार उनका जो एप्पल था उनके सर पर आके गिरा, उनके ये सर से मतलब है उनके ऊपर आके गिरा। तो उन्होंने सोचा कि जो एप्पल है, एप्पल मेरे ऊपर आके गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, क्या रीजन है इसके, कंसेप्ट है, जब मून है वो मून नीचे नहीं आ रहा। तो इन सब के बारे में डिस्कस किया। तब एक ग्रेविटेशन है क्या समझेंगे। ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ऑल, अब ये सारी बातें नोट करने वाली है। ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिवर्स के अंदर सभी ऑब्जेक्ट होते हैं, सभी पार्टिकल होते हैं, सभी बॉडी क्या होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, क्या हो गया बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दिस फिनोमिना
इज नोन एज ग्रेविटेशन। ये पूरा मेथड हुआ, ये सारी चीजें अब इसमें आ रही हैं ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं। ओके बेटा, तो अर्थ के अंदर ईच एंड एवरी बॉडी एक दूसरे के अट्रैक्ट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं या किसी जो पास में पड़ी हुई चेयर है, मोबाइल है, क्या अट्रैक्ट करें, क्योंकि ये भी दोनों बॉडी, ये भी दोनों ऑब्जेक्ट हैं। एग्जैक्टली यस, ये सारी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो अब सवाल उठता है कि अट्रैक्ट करती है तो हम तो कभी इसके पास गए नहीं, वो हमारे पास नहीं आया, क्यों? सबसे आसान तरीका है सबसे, क्योंकि ये वीकेस्ट फोर्स, जो फोर्स है बेटा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर के अंदर जो सबसे कमजोर फोर्स है, वो वीक फोर्स है, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बेटा? सबसे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। फोर्स तो हम लोगों के बीच में एक्ट हुआ, टू बॉडीज के बीच में एक्ट हुआ, पर वो काफी वीक था, तो वीक होने की वजह से हमको फील नहीं हुआ, तो उसकी एप्रेजेंस को हम फील नहीं कर पाए, उसके बारे में बता नहीं पाए। ये वीक क्यों होता है, इन सब के बारे में, ये वीक क्यों होता है, इन सब फोर्स को लेते हुए, फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया। इस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ दिया, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये समझ में आ रहा हो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बॉडी को अट्रैक्ट करना, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन सबको एक्सप्लेन कर, वीकेस्ट फोर्स कैसा है, क्यों है, ये सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या है? इन यूनिवर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, इन दिस यूनिवर्स, या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. जो force of attraction है, according to this law, according to this law, statement में लिख के उसको point out कर रहा हूँ। पहली बात थी बेटा, जो force है, force कौन सा? attractive nature। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव नहीं होती है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, दूर नहीं भेजते। तो नेचर कई बार पूछी जाती है कि नेचर कैसी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की? अट्रैक्टिव नेचर होती है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दो बॉडीज लगी, अभी एक्सप्लेन करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, जो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात बेटा, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ओके, द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि जो दो बॉडी हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके बेटा, तो अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझेंगे। ये थियोरेटिकल हमने बात की पूरी तरीके से, जो उन्होंने डिस्कस किया था न्यूटन ने, न्यूटन के थियोरेटिकल था क्वेश्चन ये था। तो सपोज करेंगे बेटा, ये दो बॉडी है, एक हैवी ले लें, एक सिंपल ले लें, स्मॉल ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मास m1 है, इसका मास m2, एक दूसरे से r डिस्टेंस, क्या जो आप कंसीडर करना चाहो, d कंसीडर करना चाहो d ले लीजिए, r करना चाहो r, जो आपका मन करे उस हिसाब से आप ले सकते हो। टू बॉडीज हैं, टू पार्टिकल्स हैं, दोनों के मास m1 m2 है और r इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक, ओके बेटा। तो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या था? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। इन दोनों फोर्सेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स, इन दोनों पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बेटा? इनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इज दैट क्लियर? जो मैंने स्टेटमेंट बोला था, स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर दूसरी बात बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F is proportional to 1 over r square। Is that clear? ये दो बातें जो स्टेटमेंट से आई निकल कर आई बेटा, दोनों तरफ फोर्स है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर, दोनों को कंबाइन किया मैंने, कंबाइनिंग अबव इक्वेशंस, देन रिजल्ट ये निकल गया है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो आपके पास क्या है बेटा? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 ओवर m1 m2 ओवर। ये आपका उन्होंने बोला, ये क्या था? लॉ था आपका, F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव करते हैं, आफ्टर रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी सिंबल या इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट क्या है बेटा? g ले लिया हमने। कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या ले लिया बेटा? g ले लिया। g इक्वल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। g इक्वल टू क्या बेटा? m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ओके, तो वेयर g क्या है? इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं बेटा, जिसको क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूजीसी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या शॉर्ट में यूजीसी। कोई यूनिवर्सिटी का नाम, कमीशन या कुछ और नहीं है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाई वी कैन से दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज यूनिवर्सल? बिकॉज द वैल्यू ऑफ g डज नॉट चेंज एनी अदर एवरीवेयर, डज नॉट चेंज एवरीवेयर। इस g की वैल्यू इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होती। पूरे यूनिवर्स के अंदर जो g की वैल्यू है वो क्या रहती है? कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है। इसलिए इसके सामने क्या बोल दिया बेटा? यूनिवर्सल वर्ड लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? यूनिवर्सल लगा दिया, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ भी यूनिवर्सल से रिलेटेड है। ओके, क्योंकि यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के अंदर जो बॉडीज है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में रिलेट कर रहा है। ये कांस्टेंट क्या बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इज दैट क्लियर? अब ये वैल्यू न्यूटन्स ने जो कैलकुलेटिंग वैल्यू प्रैक्टिकल सारे किए, उनसे g की वैल्यू फाइंड आउट की बेटा उन्होंने। g की वैल्यू थी, नोट करने वाली बात है, 6.67 into 10 to the power -11। क्या मैथमेटिकल वैल्यू है? 6.67 into 10 to the power -11। -11 यूनिट क्या होगी बेटा? g की f, g की यूनिट के लिए f r स्क्वायर ओवर m1 m2 निकलेगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो g की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, अब g की यूनिट कैसे निकाली बेटा? मैंने देखो साइड करेंगे, g की मुझे चाहिए तो f r स्क्वायर ओवर m1 m2, तो f की न्यूटन होती है, r की मीटर होती है, m1 kg के ये m2 kg, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यूनिट भी समझने वाली बात है कि g की यूनिट क्या है। अब एक बात गौर करने वाली बात है, g की वैल्यू क्या है? 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हो, निकल के आ जाएगा, दूसरा वैल्यू आ जाएगा, केवल यहां पर बदलेगा। ओके बेटा, मैंने बोला था कि ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये नेचर के अंदर सबसे कमजोर फोर्स है, और क्योंकि ये हमें अपियर नहीं होता, आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में, किसी बॉडी के बीच में एक्ट तो होता है, अप्लाई तो होता है अट्रैक्शन फोर्स, फिर भी हम किससे नहीं, क्योंकि ये वीकेस्ट फोर्स है। और व्हाई वी कैन से वीकेस्ट फोर्स इन नेचर? बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ g इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to the power -11। अब जो g की वैल्यू है बेटा m1 m2 और r स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये g की वैल्यू -11 का मल्टीप्लाई करते हैं, -11 का मल्टीप्लाई, -11 का मल्टीप्लाई करोगे तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसी रेशियो में कम हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है? -11 आ रहा है, और ये क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट करेंगे, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है, इनको नोट कीजिएगा। पहला,
पहली बात अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। जो फोर्स होते हैं बेटा उसकी नेचर क्या होती है? अट्रैक्टिव नेचर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरी बात, दिस फोर्स वीकेस्ट होता है, वीकेस्ट होता है। ये क्या होता है? वीकेस्ट इन नेचर। ओके, दूसरी बात, नेक्स्ट बात है बेटा, ये सेकंड थी, ये थर्ड, लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है बेटा। पहला अट्रैक्टिव इन नेचर है, वीकेस्ट इन नेचर है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब लॉन्ग रेंज से मतलब क्या है? सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून और अर्थ के बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब डिस्टेंस इतना। अब एक बात देखिए, जी ऑटोमेटिकली कम है, जी क्या है? ऑटोमेटिकली कम है, और आर की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। एक तो इसकी वजह से कम हुआ, जब आर ज्यादा होगा तो स्क्वायर और ज्यादा होगा, उसके रेस्पेक्ट में एफ क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। इन दोनों की वजह से एफ क्या होता है? वीक होता जाता है, कम होता जाता है, इसलिए वीकेस्ट बोल रहे हैं, लॉन्ग रेंज बोल रहे हैं, अट्रैक्टिव। इज दैट क्लियर? ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी जो मैंने जो पहले डिस्कस किए थे क्वेश्चन के, क्या हो सकते हैं, क्या सोच सकते हो आप, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। ये ग्रेविटेशनल लॉ था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के हिसाब से, और ये मैंने जो कॉम्पिटिटिव जो फाउंडेशन एक तरीके से कह सकते हैं हम, फाउंडेशन के हिसाब से भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें क्लियर करनी। एक बात मैंने बोली थी स्टार्टिंग में, मैंने वीडियो स्टार्ट की थी कि बेटा कि जो बॉडी है, हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई स्टोन फेंका मैंने, स्टोन आफ्टर सम टाइम एक पर्टिकुलर हाइट के बाद वो नीचे आ रहा है, या फ्रीली फॉल करा रहा हूं, वो नीचे आ रहा है, पर मून क्यों नहीं नीचे आ रहा है? मून या सन या अदर प्लेनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वो अर्थ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके बीच में भी तो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है। पहली बात तो वीकेस्ट फोर्स है। दूसरी पहली बात तो क्या है? वीकेस्ट फोर्स। उसको समझने के लिए आप एक रस्सी लीजिए। क्या लेना है? एक रस्सी लेनी है, रस्सी में एक स्टोन बांध लीजिए एक एंड पर, और दूसरे एंड से उसको घुमाना, रोटेट कराना स्टार्ट करिए। आप देखते होंगे जब कोई आपने रस्सी ली, नोट करते जाएंगे सारी चीजें। एक आपने रस्सी ली बेटा, ये पर्सन हो गया, ये रस्सी 8 डिस्टेंस की स्टोन बांध लिया, ये क्या होगा बेटा? इसके अराउंड आपने घुमाना स्टार्ट किया, ये घूमती रहती है, और इसमें एक टेंशन लगता है, और ये इसका एक फोर्स लगता है जो आपने अप्लाई किया। ओके, यदि दोनों में से कम हो यार, अब जैसे यदि मैं रस्सी को हाथ से छोड़ दूं, मैं क्या करूं बेटा? रस्सी को हाथ से छोड़ दूं तो रस्सी क्या होगी? जैसे यहां थी रस्सी, तो ऐसे अपने टेंजेंट के अबाउट स्ट्रेट लाइन में वो भाग जाएगी। यदि मैं ऐसे रस्सी को घुमा रहा हूं और एक तरीके सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ बन रहा है, यदि मैं रस्सी को छोड़ देता हूं तो रस्सी क्या होगी बेटा? जैसे ही छोड़ते टाइम वो स्ट्रेट लाइन, उसके टेंजेंट, वो पाथ के टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट के रेस्पेक्ट में वो भाग जाएगी स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि वो तब तक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही थी, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रही थी, एक पाथ को फॉलो कर रही थी, जब तक उस पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और उसका टेंशन है, वो जो भी उस पर लगने वाला फोर्स है और सेंट्रीपिटल वो इक्वल है, तब तो ऊपर। जैसे ही मैंने एक खत्म किया, जो फोर्स मैंने एक्ट किया उसको खत्म किया, तो वो स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि अब मून के बारे में डिस्कस करता हूं, अब ये सारी थ्योरी उसमें लगा के अप्लाई करता हूं, समझ में आएगा। मून क्यों नहीं आता बेटा? अर्थ ले ली, ये मैंने मून ले लिया, ये अर्थ ले ली, ये क्या ले लिया बेटा? मैंने मून ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मैंने प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था, अ बॉडी moves along a circular track, a body experiences a force, the direction of this force towards center. Such type of force is known as centripetal force. जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्योंकि ये भी जब माने मून अर्थ के अराउंड अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसके बीच में एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, Fc। क्या होगा बेटा? Fc फोर्स। अब चूंकि दोनों बॉडी है, दोनों बॉडीज के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है कि यूनिवर्स के अंदर दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स होता है, वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटी। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसने प्रोवाइड किया? mv²/r। किसने किया? G m e m m/r²।
ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून वो किसने किया बेटा? जब तक ये इक्वल है, जब तक ये इक्वल है दोनों फोर्सेस, तो ये कभी अर्थ की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर इसको उधर करेगा, वो उसे अगेंस्ट करेगा। तो चीजें क्या ये क्या होंगे बेटा? एक दूसरे के कैंसिल, उस जो नेट फोर्स होगा एफ नेट हो जाएगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जब नेट जीरो हो जाएगा तो उस पर इफेक्ट नहीं होगा, वो अंदर नहीं आ सकते। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा कि मून क्यों नहीं आ रहा है, बाकी स्टोन्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बाकी स्टोन्स हमने ऊपर की तरफ फेंका, फेंकने के बाद क्या हुआ, एक पर्टिकुलर अमाउंट पर आकर उसकी एनर्जी खत्म हो गई, फोर्स खत्म हो गया, फिर वो नीचे आ गया वापस, क्योंकि अर्थ की नेचर है। ओके बेटा, अर्थ की नेचर है। ओके बेटा, ये मैंने अभी आपको ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन से जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बातें थी उनको डिस्कस किया, ग्रेविटेशन लॉ किया, फिर ग्रेविटेशन लेकर जो मेन फीचर्स बताए क्या होता है बेटा, इनके फीचर्स बता दिए मैंने, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया। अब दिस फोर्स द बाइंड अस ऑन द अर्थ, या दूसरी बात कहूं मोशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन, इनके एग्जांपल्स क्या हैं? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन सारी चीजों के इंपोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंपोर्टेंस के बारे में बात करें, नोट करते जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहा हो, क्वेरी कोई भी माइंड में आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मुझे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर ग्रेविटेशन का वीडियो डाल रहे हैं, तो मैंने उनको कमेंट किया था कि बेटा बताया इंपोर्टेंस ऑफ ULG, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ULG यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहला इंपोर्टेंस क्या है? द मोशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये सभी क्या है इसके, क्योंकि इनके ग्रेविटेशनल लॉ इन्हीं में एप्लीकेबल होता है, इसी का इंपोर्टेंस है, वो मूव कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। मैंने एक्सप्लेन अभी एक सेकंड पहले किया था। और जो फोर्स है, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोगों से एक दूसरे से बांधे हुए अट्रैक्शन फोर्स है, बाइंड अप किया है। पहली बात, ये मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट, जो प्लेनेट क्या वर्ड में प्लेनेट के बारे में बात करूं, प्लेनेट वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। सच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन इज नोन एज प्लेनेट। इन प्रेजेंट टाइम जो सन के जो प्लेनेट है वो 8 है बेटा, 8 प्लेनेट्स हैं, 9 नहीं है, 8 प्लेनेट्स हैं। आपको वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ऐसा करके कई सारे, नेपच्यून, यूरेनस, और आपके वीनस हो गया, ये मरकरी हो गया, ये सभी अर्थ है, ये सभी ऐसे करके क्या है बेटा 8 प्लेनेट्स हैं। जो सन के सबसे नियरेस्ट है बुध आता है, उसके बाद शुक्र है, फिर अर्थ पृथ्वी है, फिर मार्स है, ये सब इस तरीके से इनके ऑर्डर में। और फिर होता है जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है बेटा, उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट। उनको क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट। जैसे सैटेलाइट भी 2 कैटेगरीज को डिफाइन करती है, आर्टिफिशियल एक नेचुरल सैटेलाइट। अब जैसे बुध का और शुक्र का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, वीनस वगैरह का कोई सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि सबसे नियरेस्ट है सन के। और अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या है बेटा? मून है। मून क्या है? एक सैटेलाइट, हिंदी में बोलो उपग्रह है, किसका? अर्थ का बेटा, मून है। जैसे मार्स के पहुंचेंगे, मार्स के 2 सैटेलाइट है नेचुरल, एक तो डीमोस और एक फीमोस। इस तरह सबसे ज्यादा किसके हैं? बृहस्पति के, वीनस और जुपिटर के बाद फिर सैटर्न के आते हैं। ये सभी एक बेसिक है, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स से हम पूरे बात करेंगे ऑर्बिटल फिजिक्स, वो 11th क्लास में सारी ब्रीफ में पढ़ने को मिलता है आपको। अभी 9th क्लास है, बेसिक्स आइडिया दिए जाते हैं बेटा, तो इन सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूं बेटा फ्रीली फॉल के बारे में। किसके बारे में बेटा? फ्रीली फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो 2 वर्ड है, एक फ्री वर्ड है, एक फॉल वर्ड है। सोचने वाली बात है। मैं खुद फ्री मतलब इंडिपेंडेंटली, किसी का बिना किसी पर्टिकुलर प्रेजेंस के, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें उस पर कोई एक्ट नहीं हो रही, कोई थोप नहीं रहा, अपना जैसे मन कर रहा है उस पार्टिकल का वैसे आ रहा है, वो हो गया फ्री। फॉल का मतलब गिरना, मुक्त रूप से गिरना, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट या किसी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में। ओके बेटा? अ बॉडी फॉल टुवर्ड्स अर्थ,
टुवर्ड्स, ये क्या होगा बेटा, फॉल करेगा। अब बात आती है फ्री बेटा, फ्री की, अ बॉडी फॉल टुवर्ड्स अर्थ, ओके, अंडर this force, under this force, और फोर्स क्या है बेटा, ग्रेविटेशन। क्या है बेटा आपका, ओनली ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ठीक है बेटा। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन। जब कोई बॉडी ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर फॉल करती है, उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा फ्रीली फॉल। क्योंकि नेचर ऑफ अर्थ क्या है, अर्थ अट्रैक्ट ऑल बॉडीज टुवर्ड्स सेंटर, अर्थ अट्रैक्ट ऑल बॉडीज टुवर्ड्स सेंटर, this force of attraction is known as gravitational force, and this phenomena is known as gravity, this phenomena is known as gravity। अब जब बॉडी को अट्रैक्ट करता है अर्थ, ईच एंड एवरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जब बॉडी डाउन करेगी तो उसका वेलोसिटी क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। यही बात करने वाला हूं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अब क्योंकि जब बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो अर्थ की नेचर क्या है, ईच एंड एवरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब जब अट्रैक्ट करेगी और उसकी मोशन कैसी, डाउनवर्ड मोशन है उसकी, तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज आएगा, वेरी करेगी, इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी क्या होगी बेटा, उसकी इंक्रीज करेगी, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उसमें से एक एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया उसमें बेटा, ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान देने वाली बात है, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, इंक्रीज करती है। और हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और क्योंकि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ किसकी वजह से हुआ, ग्रेविटी की, इसलिए इसे एक्सेलरेशन को बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उसकी कंटिन्यूअसली वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन आता है। और ग्रेविटी हुआ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ। इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके बेटा, स्मॉल जी से। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी वेरी विद वेरी डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट नहीं होती। ओके बेटा, अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अब इस जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मैं बात करता हूं रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, इसके बारे में समझ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब बात करता हूं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ओके बेटा, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं क्या रिलेशन है। ओके, देखिए ये बेटा कोई अर्थ सरफेस है, ये कोई अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है बेटा। यहां इसके नियर कोई बॉडी है, नियर क्या बेटा, कोई बॉडी है। और जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर लगी होगी या नियर है तो वेट उसका क्या होगा बेटा, mg। वेट क्या होगा बेटा उसका, mg। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, mg। अर्थ ईच एंड एवरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। अब एक्सेलरेशन ये है बेटा, अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जनरल फॉर्मूला है, मास क्या आपका m हो गया। अब एक्सेलरेशन कौन सा है ग्रेविटी के अंदर, g है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया आपका, mg, जिसको हम वेट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। और दूसरी बात ग्रेविटेशनल लॉ है कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स होता है वो मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनलिटी और स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो एक इनके बीच में दोनों फोर्सेस लगे बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगे, इन बैलेंस कंडीशंस F इक्वल टू mg इक्वल टू g m1 g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर। ओके, r इज द रेडियस ऑफ बेटा, ये मास ऑफ पार्टिकल है, मास ऑफ अर्थ है। यहां बेटा ये फोर्स ऑफ है, देखो यहां से कैंसिल हुआ, g इक्वल टू g m ओवर r स्क्वायर। क्या है बेटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कैसे आया, कोई बॉडी रखी है, मास इनटू एक्सेलरेशन करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाला, mg आया, ग्रेविटेशनल लॉ से ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल है, दोनों को बराबर रखा, g इक्वल टू gm ओवर r स्क्वायर, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बेटा इनकी वैल्यू मैंने एक वर्ड लिखा था अभी आपको, कैलकुलेटिंग calculate the value of g, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही वेट में कन्वर्ट होता है बेटा, वही वेट होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी के बारे में हमें बेटा डिस्कस करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, जी इक्वल टू जी एम ओवर आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर जो आप कंसीडर करें वो लिख देंगे। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, वेयर जी क्या आपका यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बेटा। ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू क्या बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 के। अर्थ का मास क्या है, अप्रोक्सीमेटली बेटा 5.98 समथिंग आता है बेटा, ये निकल के जो भी है 5.9 करके आता है निकल के, तो इसके इंटू 10 टू द पावर 24 केजी है, पर अब राउंड फिगर में मैं 6 कंसीडर कर रहा हूं बेटा। आर स्मॉल आर, रेडियस ऑफ अर्थ, सिक्स 6.4 into 10 to the power 6, 6.4 into 10 to the power 6 ओके बेटा, ये इसकी रेडियस है, ये मास है। अब तीनों वैल्यूज हैं गिवन है बेटा, तीनों वैल्यूज पुट करूं बेटा, जी की वैल्यू 6.67 10 to the power -11, ओके, मल्टीप्लाई बाय एम की वैल्यू क्या है 6 into 10 to the power 24 ओवर आर स्क्वायर 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 9.8 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू क्या है, केवल कैलकुलेशन करनी है और आपको आसानी समझ में आएगा, क्योंकि माइनस का 11 है, ये 12 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -23, इसको कैंसिल आउट कर दिया इसने, केवल ओनली +1 बचा, फिर 6.4 ये कैंसिल आउट करेंगे, सारी चीजें होंगी, ऑटोमेटिकली ये निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा, ये यहां से आपने जी की वैल्यू निकाली। अब मास के बारे में बात करता हूं, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मास क्या होता है बॉडी का बेटा, कि जो मास क्या है, पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात है फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट इन नेचर होती है। ओके बेटा, तो मास ऑफ द बॉडी क्या होता है, ईच एंड एवरीवेयर कहीं भी कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। यदि आपका मास यहाँ 50 kg है, आपको मून ले जाया जाए, कहीं भी ले जाए, मास में कोई वेरिएशन नहीं आता। जबकि वेट क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट। जो अर्थ किसी बॉडी को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, ये वाला फोर्स बेटा, उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोल रहे हैं, वेट बोल रहे हैं। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेट इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके बेटा, तो जो अर्थ है जिस फोर्स से किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वही वेट है। ठीक है, वही क्या बेटा, वेट। और वेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था बेटा, मास इनटू मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये वेट क्या हो गया, mg। तो मास तो इंडिपेंडेंट इन नेचर है, मास कांस्टेंट रहता है हमेशा बेटा, मास क्या है, कांस्टेंट रहता है हर जगह, पर जो वेट है बेटा वो जी पर रिलेट करता है। वेट क्या करता है, जी पर करता है डिपेंड। जी जैसे वेरी करेगा तो वेट बदल जाएगा। जैसे मैं बात करूं एट मून,
जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g/6 है। क्या है बेटा, यदि आपका वेट यहाँ g है, वेट आपका w है, अर्थ सरफेस पर किसी पर्सन का वेट w है, तो वेट ऑफ अर्थ इस पर्सन क्या है, w है। यदि उसको wm बात करने की कोशिश करूं तो वो we/6 होता है, we/6 होता है, बिकॉज we/6 और w की e है w/6, तो क्या हो जाएगा बेटा 6, क्योंकि वो क्यों हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है g/6। आसानी से निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू पुट करेंगे। कैसे निकालेंगे, w इक्वल टू वेट इज इक्वल टू g/m/r² होता है, दोनों की वैल्यू रही है, रेशियो निकालिए और करके देखिए, हो जाएगा आसानी बेटा। तो यहाँ से g/6, तो सवाल है कि g की वैल्यू हमेशा वेरी करती है, पोल्स पर ज़्यादा होती है, इक्वेटर पर कम होती है, अर्थ के सेंटर पर क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है, और g की वैल्यू वेरी करती रहती है। मून पर g की वैल्यू अर्थ सरफेस के कंपेरिजन में 1/6 होती है। ऐसे वेट होगा, यदि उसका वेट 50 है तो वहां जाकर 50/6 हो जाएगा। मास कांस्टेंट होता है, वेट वेरी करता है। मैंने बेटा सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की, फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और ओके बेटा, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।